कहा गया है कभी जिंदगी में उदास मत होना, कभी किसी के बात पर निराश मत होना। जिंदगी एक संघर्ष है, ऐसे ही चलती रहेगी। अपने जीने का अंदाज कभी मत खोना। तो इसी के साथ फिर आपका डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी चल रहा है वही 12 का पहला चैप्टर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम बता दिए थे कि प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता, आर्थिक चिट्ठा के आधार पर इसमें भी अकाउंटिंग का काम होता है। प्रत्येक वर्ष के लास्ट में गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। तो आय प्राप्ति भुगतान खाता का परिभाषा बता दिए थे, आय व्यय खाता बता दिए थे। आज हम बताते हैं कि आय व्यय खाता की क्या विशेषता, फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, पहले बता दिए हैं यह जो चैनल है टॉपिक और कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। किताब में तो जो लिखा हुआ है वो तो है ही, बोर्ड पर जो लिखा है वो तो है ही, लेकिन हम जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को समझना है। किताब में तो है ही, नोट्स में है ही। हम वो टीचर नहीं है कि बोर्ड पर उतार कर आपको देख देख कर मंत्र की तरह पढ़ देंगे, वो नहीं है। हम कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, हम टॉपिक पर काम करते हैं। एक एक चीज को अपना मन से हम बोलते हैं। किताब में जो है उसको छोड़िए ना, जो मेरा अपना जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आय व्यय खाता की विशेषता, फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कुछ नहीं करना है। पहला पॉइंट, आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है। क्लियर हो गया, याद हो गया। आय व्यय खाता क्या है? एक नाम मात्र खाता है। दूसरा पॉइंट, यह प्राप्ति भुगतान खाता, यह प्राप्ति भुगतान खाता अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त समायोजन के आधार पर बनाया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता दिया रहेगा, इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट आइटम दिया रहेगा। एडजस्टमेंट आइटम को लेकर प्राप्ति भुगतान खाता दिया रहेगा, उसके आधार पर आय व्यय खाता बनाया जाता है। एडजस्टमेंट एंट्री दिया रहेगा, एडिशनल आइटम सब दिया रहेगा, उस आधार पर बनाया जाएगा। अब परीक्षा में सवाल में भी है, क्वेश्चन भी है कि प्राप्ति भुगतान खाता दिया है, कहेगा निम्नलिखित प्राप्ति भुगतान खाता से आय व्यय खाता बनाइए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो दिया गया है, आपको कहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए। तो यह प्राप्ति भुगतान एवं अन्य अतिरिक्त सूचनाओं या समायोजनों के आधार पर एडजस्टमेंट एंट्री दिया रहेगा मेरे भाई, सवाल के बाहर। तीसरा है यह इस खाता के डेबिट पक्ष में, आय व्यय खाता के डेबिट पक्ष में सभी आयगत खर्चों को लिखा जाता है। रेवेन्यू आइटम का जो भी है, रेवेन्यू एक्सपेंस जो भी है, रेवेन्यू जो एक्सपेंस है, आयगत जो खर्च है उसको डीआर में दिखाया जाता है। इस खाता के डीआर पक्ष में सभी खर्चा को दिखाया जाता है। कौन खर्चा? आयगत खर्चा को दिखाया जाता है, आयगत व्ययों को दिखाया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंस दिखाया जाएगा डीआर में। इसी को उल्टा दीजिए, रेवेन्यू जो इनकम होगा, चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं, इस खाता के सीआर पक्ष में आयगत आयों को लिखा जाता है। रेवेन्यू इनकम आय व्यय खाता के सीआर में, रेवेन्यू एक्सपेंस आय व्यय खाता के डीआर पक्ष में। तो इस खाता के डीआर पक्ष में सभी आयगत खर्चा को लिखा जाता है, और इस खाता के सीआर पक्ष में सभी आयगत आयों को लिखा जाता है, इनकम को लिखा जाता है। यही 3 से 4 पॉइंट है आय व्यय खाता के। नाममात्र खाता है यह, प्राप्ति भुगतान खाता और अतिरिक्त सूचना समायोजन सेट बनाया जाता है। इसके डीआर पक्ष में रेवेन्यू एक्सपेंस लिखा जाता है, आयगत खर्चा को, और चौथा पॉइंट है इसके सीआर में आयगत आयों को लिखा जाता है। तो यही आपका आय व्यय खाता है। फिर हम चलेंगे प्राप्ति भुगतान खाता के आधार पर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये पहला चैप्टर है एनपीओ। अगर यही 12 का एनपीओ आपको जब बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जाइएगा तो वहां भी यही आपको एनपीओ मिलेगा, अकाउंटिंग और नॉट ऑर्गेनाइजेशन, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में यही कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। अगर 12 में अगर आप पूरा एनपीओ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपको कॉन्सेप्ट से कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। वो आपका टोटल कॉन्सेप्ट समझा रहेगा, तो वहां पर एगो चैप्टर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो ये आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सीखिए। फिर हम अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।